मोस्टली एरर्स आने की पॉसिबिलिटीज तब बनती है जब आप किसी तरह के कैलकुलेशंस करते हैं और उसमें कोई लॉजिक इंप्लीमेंट करते हैं। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। स्क्रीन पे आपको एक सेल्स डाटा टेबल दिख रहा है जिसमें कुछ प्रोडक्ट्स के सेल्स अमाउंट और क्वांटिटी को मेंशन किया गया है। इस इंफॉर्मेशन के आधार पर अगर आपसे कहा जाए कि आप उसका प्राइस पर यूनिट कैलकुलेट कीजिए तो ऑब्वियसली आप उसके सेल्स अमाउंट को क्वांटिटी से डिवाइड करके प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ इस तरह से यहाँ से हम सेल्स अमाउंट लेंगे और क्वांटिटी को उससे डिवाइड करके एंटर प्रेस करेंगे तो आपको प्राइस पर यूनिट कैलकुलेट मिलेगा। अब अगर आपसे कहा जाए कि आप पूरे आइटम्स के लिए प्राइस कैलकुलेट कीजिए तो आप इस सेल को सिलेक्ट करते हुए ऑटो फिल की मदद लेंगे और यहाँ से डबल क्लिक करके आप पूरे सेल पर इस फॉर्मूले को पेस्ट कर देंगे। इससे आपका प्राइस पर यूनिट कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन कुछ सेल में आप देख रहे हैं कि प्राइस आने की जगह पे एरर दिखाई दे रहा है। यहाँ डिवाइड बाय जीरो का एरर दिखाई दे रहा है और नीचे के सेल में यहाँ भी आपको एक एरर शो हो रहा है और यहाँ एक वैल्यू एरर आपको दिखाई दे रहा है। इस तरह की पॉसिबिलिटीज अक्सर बनती है जब हम कोई डेटा टेबल्स में किसी तरह का कैलकुलेशन करते हैं। आप अगर इस एरर के रीजंस पर ध्यान दें तो आपको दिखेगा कि क्वांटिटी सोल्ड के इस शेल में वैल्यूज नहीं है, ये शेल ब्लैंक है। नीचे अगर इस एरर्स के रिलेटेड सेल में हम देखें तो यहाँ वैल्यू है लेकिन जीरो दिया गया है। और वैल्यू एरर्स को अगर हम देखें सेल्स में आपको एक हाइफन दिख रहा है और उसमें कोई भी न्यूमेरिक वैल्यूज नहीं दिख रही है। ये सिचुएशन अक्सर आपके साथ आ सकता है जब भी आप कोई डेटा टेबल प्रिपेयर करते हैं तो प्री डिफाइंड इंफॉर्मेशन के बेस पर करते हैं और अगर आपके पास इस सेल से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो ऑब्वियसली आपको ये सेल ब्लैंक छोड़ना पड़ता है, रखना पड़ता है। और जब भी ब्लैंक सेल से आप कोई कैलकुलेशन करते हैं तो ऑब्वियसली आपको इस तरह के एरर्स आएंगे। अब सिचुएशन ये है कि इस पॉसिबल एरर को हैंडल कैसे किया जाए और इसी सिचुएशन के लिए एक्सेल ने हमें एक अमेजिंग फंक्शन प्रोवाइड किया है, इफ एरर फंक्शन। उसकी हेल्प से हम इस तरह के एरर्स को सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको कि इफ एरर फंक्शंस यहाँ किस तरह से काम आता है। और इसे दिखाने के लिए हम पूरे शेल्स को पहले सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर लेते हैं और अब हम आपको इफ एरर फंक्शंस को इंप्लीमेंट करके दिखाते हैं। आप जब भी कोई लॉजिक लिखें तो इफ एरर फंक्शंस को यूज जरूर करें क्योंकि यही इफ एरर फंक्शन है जो आपको इस प्रॉब्लम से निजात दिला सकता है। यहाँ दो पैरामीटर आपको दिख रहे हैं, एक वैल्यू पैरामीटर है और दूसरा वैल्यू इफ एरर का पैरामीटर है। वैल्यू पैरामीटर की जगह पे हम लॉजिक को इंप्लीमेंट करेंगे जो अभी हमने प्राइस पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए यूज किया था। यहाँ से अमाउंट लेंगे और उसको क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे। ये लॉजिक आ गया है। और अगर ये डिवाइड प्रॉपरली नहीं होता है और इसमें कोई एरर जनरेट होता है तो उस एरर को किस वैल्यू से रिप्लेस करना चाहेंगे वो वैल्यू आप यहाँ मेंशन कर दीजिए। मैं चाहता हूँ कि ये जीरो से रिप्लेस हो जाए जहाँ एरर आए, तो उसके लिए हमने यहाँ जीरो लिया और फिर यहाँ एंटर प्रेस कर देंगे। ये वैल्यूज आ चुका है और इसे पूरे शेल पर इंप्लीमेंट करने के लिए हम ऑटोफिल की मदद से इसे इंप्लीमेंट कर लेते हैं। अब आपको ये क्लियर दिख रहा है कि पहले जहाँ डिवाइड बाई जीरो का एरर आ रहा था वहाँ अब जीरो आ रहा है। नीचे भी जहाँ वैल्यू एरर दिख रहा था वहाँ भी अब जीरो दिखाने लगा है। अगर आप इसको किसी टेक्स्ट वैल्यूज से रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ टेक्स्ट वैल्यूज भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ जीरो के जगह पे F2 प्रेस कर दीजिए सो दैट कि इस शेल में आपका ये फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। यहाँ से जीरो की जगह पे अब हम डबल कोट्स के अंदर टेक्स्ट वैल्यू लेंगे। हमने यहाँ समथिंग इज रॉन्ग का एक प्रोडक्टिव मैसेज दे दिया है और फिर हम यहाँ से एंटर क्लिक करके इसे इंप्लीमेंट कर लेते हैं और ऑटो फिल की मदद से पूरे शेल पे हम इसे इंप्लीमेंट कर लेंगे। तो आप देखें कि जहाँ एरर या जीरो आपको दिख रहा था उस जगह पे अब समथिंग इज रॉन्ग का एक मैसेज आपको दिख रहा है। इस तरह से आने वाले एरर्स की पॉसिबिलिटीज को आप कस्टमाइज कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग उसको रिप्लेस कर सकते हैं। आई होप आप इफ एरर फंक्शंस को समझ गए हैं। जब भी आप एक्सेल में कोई भी कैलकुलेशन करें
लॉजिक्स इंप्लीमेंट करें, तो आई सजेस्ट कि आप वहाँ इफ एरर फंक्शंस को यूज जरूर करें। मैं आपको कुछ और अमेजिंग एक्सेल्स के कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करता हूँ। इसके लिए हम आपको एक दूसरे शीट पे लेकर के आए हैं, जहाँ कुछ रिलेटेड एग्जाम्पल्स हमने आपके लिए तैयार किया है, और ये फंक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो यूज किया जाता है। आप इसके इम्प्लीमेंटेशन से समझ सकते हैं। मैं आपको पहले इसे क्लियर करता हूं कि ये फंक्शंस कहाँ यूज होते हैं, किस तरह के सिचुएशन में यूज होते हैं। कोई प्रोजेक्ट असाइन किया जाता है तो उसका एक स्टार्टिंग डेट होता है, और वह प्रोजेक्ट कितने दिनों में कंप्लीट होगा, लमसम उसका एक आइडिया लिया जाता है। और इसमें आपको वर्किंग डेज दिया जाता है कि आप ये प्रोजेक्ट हमें 15 दिन में, 20 दिन में या 1 महीने में करके दे दीजिए। इस तरह के सिचुएशन में आपको अगर अपकमिंग डेट कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए आप वर्क डे फंक्शंस को यूज करेंगे। वर्क डे फंक्शंस अपकमिंग डेट को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। जब हम प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट कैलकुलेट करेंगे तो उसमें कुछ सिचुएशंस क्रिएट होगा। जैसे अलग अलग कंपनीज की अलग अलग ऑफ होती है, वीकेंड ऑफ होती है, वर्किंग डेज अलग होता है। अगर हम इंटरनेशनल कंपनी की बात करें तो वहाँ मंडे टू फ्राइडे एज अ वर्किंग डेज कैलकुलेट किया जाता है, यूज किया जाता है। अगर आप किसी डोमेस्टिक या नेशनल लेवल कंपनीज की बात करें तो संडे एज अ वीकेंड में लिया जाता है, और 6 डेज यानी कि मंडे टू सैटरडे तक वर्किंग डेज होता है। और एक प्रॉब्लम्स यहाँ और आता है डेट को कैलकुलेट करते वक्त, कि अगर इस डेट के बीच में कोई लीव्स है तो उस लीव्स को भी ध्यान में रखा जाए। आपको प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट तैयार करना होता है या फाइंड करना होता है। तो इसके लिए आपका ये वर्क डे फंक्शंस बहुत ही कमाल का फंक्शन है, जो आपके इन इतने सारे कॉम्प्लिकेशन को विद इन अ सेकेंड सोल्व कर देता है। यहां से वर्क डे फंक्शंस को हम कॉल करेंगे, और आप देख रहे हैं कि इसमें 3 पैरामीटर है, स्टार्ट डेट है, डेज है, और हॉलीडेज यहाँ मेंशन किया गया है। हॉलीडेज ऑप्शनल है क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। 2 पैरामीटर्स मैंडेटरी है जो हमें देना है, और स्टार्ट डेट के जगह पे हम यहाँ से स्टार्ट डेट सिलेक्ट कर लेंगे। डेज की जगह पे वर्किंग डेज को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो आप देखें कि प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट आपका कैलकुलेट होकर के आ गया है। लेकिन अभी हमने हॉलीडेज के कॉन्सेप्ट्स को यहाँ इंप्लीमेंट नहीं किया है, तो उसे भी इंप्लीमेंट करके आपको दिखाते हैं कि अगर इस डेट के बीच में कोई हॉलीडेज आ रहा है तो उसे वर्क डे फंक्शंस कैसे कैलकुलेट करता है। इसके लिए हमने कंपनीज के हॉलीडेज को यहाँ एक शीट पे अरेंज किया है। अब हम इस डेट को यहाँ से डिलीट करते हैं और वर्क डे फंक्शंस को दोबारा कॉल कर लेते हैं। वर्क डे फंक्शंस हमने कॉल कर लिया है, और अब हम इन तीनों पैरामीटर्स को इंप्लीमेंट करके दिखाएंगे। यहाँ से स्टार्ट डेट हमने सेलेक्ट कर लिया है, डेज के तौर पे वर्किंग डेज को हमने लिया, और यहाँ से अब हम हॉलीडेज पास करेंगे। हॉलीडेज के लिए हम उस रिलेटेड सीट पे आएंगे, और यहाँ से कंपनी हॉलीडेज के इन रेंज को सेलेक्ट करके ब्रैकेट्स को क्लोज करेंगे और फिर एंटर प्रेस कर देंगे। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ अब वो डेट कैलकुलेट हो गया है। क्योंकि इसके बीच में कोई हॉलीडेज नहीं आ रहा है तो अभी भी आपको वही डेट दिखा रहा है, क्योंकि अलग अलग कंपनीज के वीकेंड्स भी अलग अलग होते हैं। इंटरनेशनल कंपनीज के मोस्टली वीकेंड सैटरडे और संडे के होते हैं, जबकि बहुत सारी कंपनीज जो डोमेस्टिक या नेशनल लेवल की होती है वो एक दिन वीकेंड में देती है, संडे की, यानी कि एक संडे की ऑफ देती है। तो उसके बेस पर अगर हमें कैलकुलेट करना हो तब हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक दूसरा फंक्शन एक्सेल ने हमें दिया है, वर्क डे डॉट आई एन टी एल। आप इस बात का ध्यान रखें कि वर्क डे डॉट आई एन टी एल फंक्शन हमेशा वीकेंड से रिलेटेड होता है, यानी कि वीकेंड के डेज को सेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो जब भी आई एन टी एल फंक्शन आप देखें, किसी भी फंक्शंस के साथ लगा हुआ देखें, जैसे यहाँ आप नेटवर्क्स डॉट आई एन टी एल देख रहे हैं, जो आगे के एक्सप्लेनेशन में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, तो ये भी वीकेंड से ही रिलेटेड है। अब हम पहले इसे कैलकुलेट करके आपको समझाते हैं कि इसमें वीकेंड कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो इस वैल्यूज को अभी डिलीट करते हैं और फिर से वर्क डे डॉट आई एन टी एल को कॉल कर लेते हैं। इसमें आपको 4 पैरामीटर्स नजर आएंगे, जिसमें स्टार्ट डेट है, डेज है, वीकेंड है और हॉलीडेज है। ये वीकेंड का जो पैरामीटर है ये आपको वर्क डे के अंदर नहीं दिख रहा था, क्योंकि वीकेंड्स को मेंटेन करने के लिए अलग से एक्सेल ने आपको एक फंक्शन दिया है, वर्क डे डॉट आई एन टी एल। तो आई होप
ये बात क्लियर हो गया है कि जब भी वीकेंड से रिलेटेड तो उसके लिए आप INTL फंक्शंस को इंप्लीमेंट करेंगे। अब हम इसे इंप्लीमेंट करके भी दिखाते हैं। स्टार्ट डेट के तौर पे हमने स्टार्ट डेट ले लिया है। डेज के लिए वर्किंग डेज को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लिए हैं और अब वीकेंड के लिए आप देखेंगे कि अपने आप ऑप्शंस जो है वो एक्टिव हो गया है। तो सैटरडे और संडे को 1 से रिप्रेजेंट किया गया है, तो आप यहाँ सीधा 1 भी ले सकते हैं अगर सैटरडे और संडे का वीकेंड आपको रखना है। संडे और मंडे के वीकेंड के लिए 2 है और इस तरह से अलग अलग सिचुएशन आपको दिए गए हैं। कोई भी सिचुएशन आप इसमें से यूज कर सकते हैं। यहाँ से संडे के ऑप्शंस को हम सिलेक्ट करते हैं, डबल क्लिक कर देंगे तो ये वैल्यूज यहाँ इंप्लीमेंट हो जाएगा, या मैनुअल भी आप इसे लिख सकते हैं। यहाँ कॉमा इंप्लीमेंट करेंगे और अगर आपको हॉलीडेज मेंशन करना है तो हॉलीडेज भी आप ले सकते हैं। हॉलीडेज के लिए हम आपको उस शीट पे लेकर के चलते हैं जहाँ हॉलीडेज हमने मेंशन किया है और यहाँ से इस रेंज को हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। वेरी सिंपल तरीके से हम इस फंक्शंस को इंप्लीमेंट कर चुके हैं और अब यहाँ एंटर प्रेस करते ही आप देखेंगे कि जो प्रोजेक्ट 23 मार्च को कंप्लीट हो रहा था अब वो 20 मार्च को कंप्लीट हो रहा है, यानी कि इसमें 3 सैटरडे जो यूज हो रहा था वो यहाँ से हट गया है और अब प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट कम हो गया है। तो इस तरह से अलग अलग कंपनीज के लिए आप इस फंक्शन को यूज करते हुए अपकमिंग डेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपका ये वर्क डे और workday.intl फंक्शंस क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से बाकी के प्रोजेक्ट्स को भी इंप्लीमेंट करने के लिए आप इस सेल को सिलेक्ट करते हुए ऑटो फिल की मदद से आप यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि रिलेटेड डेट आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम आपको नेटवर्क डे के बारे में समझाते हैं। देखिए, पहले इस सिचुएशंस को एक बार और देखिए और फिर आप इस सिचुएशंस को देखेंगे तो आपको ये बात जल्दी समझ में आ जाएगा। प्रोजेक्ट से रिलेटेड स्टार्टिंग डेट दिया गया है और वर्किंग डेज पहले ही आपको दे दिया गया है कि आपको इस प्रोजेक्ट को इतने दिन में कंप्लीट करना है। दूसरे सिचुएशन में आपको स्टार्टिंग डेट दिया गया है और प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट दिया गया है कि ये प्रोजेक्ट इस डेट तक मुझे कंप्लीट चाहिए। अगर ऐसा क्लाइंट आपसे कहता है तो आपको वर्किंग डेज कैलकुलेट करना है कि कितना दिन क्लाइंट्स हमें दे रहा है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो उसके लिए नेटवर्क डे फंक्शंस को यूज किया जाता है। अब नेटवर्क फंक्शंस भी कितना इंपॉर्टेंट है आप इस सिचुएशंस को देख करके समझ सकते हैं। तो चलिए हम आपको इंप्लीमेंट करके दिखाते हैं कि आप इस फंक्शंस को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। और इंप्लीमेंट करने का तरीका वही है कि आप नेटवर्क डे फंक्शंस को यहाँ से कॉल कर लीजिए। देखिए, इसमें आपको वहीं 3 पैरामीटर्स नजर आएंगे। स्टार्ट डे होगा, अब यहाँ वर्क डे के जगह पे एंड डेट आपको दिखेगा और फिर हॉलीडेज का कंसेप्ट है जो फर्स्ट टाइम ऑप्शनल होता है, आप चाहें तो उसको इंप्लीमेंट करें। हम इसे इंप्लीमेंट करने वाले हैं तो स्टार्ट डेट लेते हैं यहाँ से। देखिए, स्टार्ट डेट हमने सिलेक्ट कर लिया है और एंड डेट भी हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। फर्स्ट टाइम मैं आपको ऐसे ही कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। यहाँ से एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए आपका वर्किंग डेज जो है वो कैलकुलेट होकर के आ गया है। अभी हम हॉलीडेज को इंप्लीमेंट करके दिखाते हैं। इसे हम यहाँ नेट वर्क डे फंक्शंस को कॉल करते हैं और स्टार्ट डेट लेते हैं, कॉमा एंड डेट लेते हैं और फिर हॉलीडेज को कॉल करने के लिए हम इस शीट पे आकर के इस रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं जहां हमने हॉलीडेज को मेंशन किया है। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखिए ये आपका हॉलीडेज के साथ वर्किंग डेज कैलकुलेट होकर के आ गया है। अब अगर आपको वीकेंड सेट करना है कि आपके कंपनीज में कौन सा वीकेंड डेट लिया जाता है तो आप उसे इंप्लीमेंट करने के लिए networkday.intl फंक्शंस को कॉल कीजिए। देखिए, अब हम यहाँ से आपको ये फंक्शन भी कॉल करके दिखा रहे हैं। यहाँ intl फंक्शन मिल जाएगा और अब इसमें 4 पैरामीटर्स नजर आएंगे जिसमें आपको वीकेंड भी नजर आएगा। आई होप आपका अब कंसेप्ट बिल्कुल intl फंक्शंस को लेकर के क्लियर हो गया होगा कि जहां भी intl फंक्शंस लिया जाएगा वहां वीकेंड को सेट किया जाएगा। और अब हम यहाँ वीकेंड के तौर पे संडे ले लेते हैं। जनरली मोस्टली संडे ही यूज किया जाता है और फिर कॉमा दे करके हॉलीडेज के लिए हम इस शीट पर आते हैं जहाँ हॉलीडेज, आप इस हॉलीडेज के लिस्ट को बड़ा या छोटा कर सकते हैं, अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग इसे प्रिपेयर कर सकते हैं क्योंकि हर कंपनीज की अपनी हॉलीडेज लीव के कंडीशंस होते हैं, रूल्स होते हैं। आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए और अब देखिए अब ये वर्किंग डेज यहाँ कैलकुलेट हो गया है और अब हम इसे इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप दोनों
इस तरह से फ्रेंड्स आप वर्क डे और नेट वर्क डेज के डिफरेंसेस को भी समझ गए हैं कि वर्क डेज जो है अपकमिंग डेट को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है, जबकि नेट वर्क डे वर्किंग डेज को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में इतना ही। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और हम अगले सेशन में आपको इसी से रिलेटेड कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे जो पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम्स में यूज होने वाला है। बेसिकली फ्रेंड्स, ये सारे कंसेप्ट्स आपके पेरोल में यूज होने वाले हैं, तो आप इसे ध्यान से और केयरफुल होकर के इस कंसेप्ट को क्लियर कीजिए कि जब हम आपसे पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम डिस्कस कर रहे हों तो आपको ये सारे फंक्शंस नए नहीं लगें। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।